बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 30 और 31 अक्टूबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। तो ये प्रश्न था कि हाल ही की घोषणा के अनुसार चेनारी में एथनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। कंप्लीट जानकारी यहां से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहतास। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और विस्तार पूर्वक लिखें। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने एथनॉल नीति को लागू किया था। कंप्लीट जानकारी आपको पिछले वीडियो में दिया गया था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि करंट अफेयर्स का जितना भी हमारा नोट्स होता है या फिर हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है वो सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अभी छठ महापर्व के अवसर पर एक ऑफर आया है, तो वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो के दौरान ही मैं आपको इस ऑफर की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जहां से आपको सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये बिहार से रिलेटेड कुछ बेसिक से फैक्ट है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि एग्जाम पर्पज से एक प्रश्न मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप लोग पुनः यहाँ पर इसे रिवाइज कर लीजिए कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ये दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। कई बार आप यहाँ पे दो स्वास्तिक बोल देंगे या फिर बोधि वृक्ष बोल देंगे, हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई थी। घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हो रही है। बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि बिहार के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। तो ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित है। कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। हालांकि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। वहीं हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक कुछ समय पहले दिया था। अगर ये बनकर तैयार होता तो इस तरह से बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला पॉइंट है कि साथ ही अररिया जिले के ओराई हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये ओराई हिंगना एक स्थान है और यहीं पर महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, जो कि बिहार के अररिया जिले में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करें बिहार के पहले चिड़ियाघर की तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, जबकि दूसरा चिड़ियाघर जो प्रस्तावित है ये अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित है। इन सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हम यहाँ पर अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि 31 अक्टूबर के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाए तो सभी विकल्पों को ध्यान से आपको पढ़ना है। हमारा पहला विकल्प है कि 1875 में प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। एक्चुअली में हमें यहाँ पे पता करना कौन सा असत्य है। दूसरा विकल्प है कि 1994 में 94 नहीं बल्कि 1984 में पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी बेअंत सिंह के द्वारा। तारीख था 31 अक्टूबर 1984। ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। अगला कथन हमारा यहाँ पर है 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये भी यहाँ पर सत्य है। एक्चुअली में यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिन्हें कि लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के
जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2014 में लिया गया था। जबकि यहाँ पर हम बात करें अगले विकल्प की तो 2016 में आज ही के दिन बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया। यहाँ पर यह कथन बिल्कुल असत्य है, तो ध्यान रखिएगा, हमें असत्य की ही पहचान करना था। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून की। तो ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखना है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुआ था। शराबबंदी कानून जो बिहार में लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2016 को हुआ था। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था 31 अक्टूबर से संबंधित इतिहास, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2016 में तो शराबबंदी लागू हुआ था, लेकिन ये तिथि था 1 अप्रैल। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो हालांकि इससे पहले बिहार के इतिहास में इससे पहले 1977 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी कानून लागू किया था, लेकिन 2 वर्षों के बाद ही उस कानून को भंग कर दिया गया था। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ये इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। तो आप चाहें तो इसे जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 खिताब अपने नाम किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि सुल्तान जौहर कप का आयोजन 22 से 29 अक्टूबर 2022 तक मलेशिया के जौहर बाहरू में हुआ था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को पेनल्टी शूट आउट में शिकस्त दिया, जिसके बाद से आपको ध्यान रखना कि इस खिताब को 2022 वाला जो संस्करण था ये भारत ने अपने नाम किया है। अब इस प्रश्न से संबंधित कई सारे फैक्ट निकलकर सामने आएंगे, जैसे कि आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही भारत ने अपना तीसरा सुल्तान जौहर हॉकी कप का खिताब जीता है। इससे पहले भारत 2013 और 2014 में इस खिताब को अपने नाम किया था। अगला पॉइंट यहाँ पर होगा कि भारत ने इस जीत के साथ ही ग्रेट ब्रिटेन के 3 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी कि इस पॉइंट के बाद आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, भारत और ब्रिटेन ऐसी टीम है जो कि 3 बार इस खिताब को, यानी कि सुल्तान जौहर कप हॉकी का खिताब अपने नाम किया है, 3 बार। अगला होगा यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश की महिला टीम ने कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेन ने भी हाल ही में कोलंबियाई टीम को हराकर ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने ये लिखा है कि स्पेन की महिलाओं ने 30 अक्टूबर 2022 को नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल में कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, जो कि 7वां संस्करण था, इस खिताब को अपने नाम किया है। ध्यान रखें, स्पेन ने अभी हाल ही में खिताब जीता है कोलंबिया को हराकर। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो स्पेन ने अब 2 बार खिताब जीतने की उत्तर कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पिछली बार स्पेन ने इस खिताब को 6ठा संस्करण में जीता था, जो कि 2018 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया कि इससे पहले स्पेन ने 2018 में उरुग्वे में आयोजित यह खिताब, जो कि 6ठा संस्करण था, जीता था और यह 7वां संस्करण भी स्पेन ने जीता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार 2 बार स्पेन और उत्तर कोरिया इस खिताब को अपने नाम किया है फीफा अंडर 17 महिला वर्ग का। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि अगले वर्ष 15 से 17 अगस्त 2023, एक्चुअली में यहाँ पर एक सेकंड, अगस्त नहीं होगा, यहाँ पे फरवरी होगा, आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो आयोजन होगा ये फिजी में किया जाएगा। ऐसे में इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आप याद रखेंगे कि हाल ही के घोषणा के अनुसार 15 से 17 फरवरी 2023 को अगले वर्ष या फिर अगले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नांडी में किया जाएगा। नोट कीजिएगा, इसकी जो तिथि है ये तिथि है 15 से 17 फरवरी 2023। हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो इस 12वें संस्करण में, जो कि ये हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण होगा, तो इस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में इसका शुभंकर और वेबसाइट का भी लोकार्पण किया है। तो ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट होगा हमारा 6ठा प्रश्न। आज के इस वीडियो को देख के आपको लग रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी कटौती की गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और आज छठ पर्व की पहली सुबह है। ये थोड़ी सी समय की व्यस्तता थी और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि वीडियो भी चैनल पर लाना था, जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर क्लासेज अब आपको रेगुलर मिलेगा। दीपावली और छठ के कारण क्लासेज में यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान पैदा हुई थी, लेकिन अब ये रेगुलर इसी तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 6ठे प्रश्न पे।
तो ये छठा प्रश्न है कि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने हाल ही में 22वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में जो इसका आयोजन हुआ था ये 30 अक्टूबर 2022 को स्पेन के सेंटेडर में हुआ था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 ये इसका 22वां संस्करण था जो कि स्पेन के सेंटेडर में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता को एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम के दृष्टिकोण से देखें तो इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है कि इसमें पुरुष एकल फाइनल में चीन के ताइपे के कुओ वान लीन से हारने के बाद एस शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम को रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के द्वारा मध्यस्थ काला सागर अनाज सौदे को निलंबित करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा इसे निलंबित करने की घोषणा अभी हाल ही में रूस द्वारा किया गया। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, रूस ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के द्वारा मध्यस्थ काला सागर अनाज सौदे को निलंबित करने की घोषणा की है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि रूस द्वारा यह घोषणा 29 अक्टूबर 2022 को किया गया है। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की चर्चा हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का भी हाल ही में 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि आपको ध्यान रखना है ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलते हम यहाँ पर अगले 8वें प्रश्न पर। ये 8वां प्रश्न कि हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। बताएं कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है यूं सुक योल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये राष्ट्रीय शोक क्यों घोषित किया गया था, सारी जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में 30 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। और आपको ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के नाइट लाइफ क्षेत्र में हेलोवीन पार्टी के दौरान मची भगदड़ में 151 लोगों की मौत की पुष्टि होने के बाद यह घोषित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। ये जो हेलोवीन पार्टी चल रही थी इसमें एक गली में या फिर एक सांकरा जगह था जहां पे भगदड़ मचा था और सरकारी रिपोर्ट के आधार पर 151 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, जिसके बाद से ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। हम यहाँ पे दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है ये है सियोल और साथ साथ दक्षिण कोरिया की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है ये दक्षिण कोरियाई वॉन है। ये यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऑफर के बारे में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। इस ऑफर के बारे में आप यहाँ पर सबसे पहला बात ये ध्यान रखिए कि इसकी जो अवधि है यानी कि जो ऑफर वैलिड है ये आपको ध्यान रखना कि 1 नवंबर 2022 तक ये ऑफर आपके लिए वैध है। 1 नवंबर 2022 को मध्य रात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ऑफर के दौरान आपको ध्यान रखना ये अब तक का करंट अफेयर्स कोर्स का सबसे धमाकेदार ऑफर है। इस तरह की छूट यहाँ पर आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है केवल 500 छात्रों के लिए ये ऑफर उपलब्ध है। हालांकि बहुत सारे लोग, ये ऑफर कल ही जारी हुआ था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही सीट खाली है ये 500 छात्रों में से, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फायदे की बात करें तो करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हिंदी भाषा में ये उपलब्ध होगा जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं शामिल होंगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एप्लीकेशन पर तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार की किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स से पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिए। ये ऑफर की बात करें तो ये केवल और केवल आपके लिए 100 रुपये में ही उपलब्ध है। तो जल्दी करें, कुछ ही सीट खाली है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि यहाँ से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकें। और इसके अलावा बीपीएससी मेकर ऐप पर 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में भी कुछ डिस्काउंट किया गया है। अगर आप 68वीं बीपीएससी वाले कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो तमाम जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं जिसमें आपका करंट अफेयर्स वाला भी कोर्स शामिल होगा, टेस्ट सीरीज होगा, साथ साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये प्री स्पेशल कोर्स है, हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हजारों लोग हमें इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलते यहाँ पर हम अगले 9वें प्रश्न पर। ये प्रश्न की हाल ही में किस तिथि को विश्व बचत दिवस या फिर वर्ल्ड सेविंग डे मनाया गया है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड सेविंग डे मनाया गया है 31 अक्टूबर को।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 1924 में हुई थी। 1924 में 31 अक्टूबर को इटली द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा हुई थी, जिसके बाद पूरे विश्व में ये 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सेविंग डे अर्थात विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य हमारे व्यवहार को जरूरत के समय बचत की दिशा में बदलना और हमें लगातार धन का कितना महत्व है इसकी याद दिलाना ही इसका उद्देश्य है, जिसको लेकर के प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में। अगला 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शंकर सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसकी जानकारी कुछ में पहले भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में युवा भारतीय शटलर शंकर सुब्रमण्यम ने थाईलैंड के पी तिरारत स्कूल को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाया है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वे विश्व बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। जबकि यहाँ पर जो मैंने कुछ समय पहले 5वें प्रश्न में आपको जानकारी दिया था कि ये इसका 22वां संस्करण था, जिसमें कि आपको ध्यान रखना है, मैंने जानकारी आपको दिया था कि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने इस 22वें संस्करण में पुरुष एकल फाइनल में चीन के ताइपे के हुओ क्वान लिन से हारने के बाद मतलब यहाँ पर रजत पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा। तो ऐसे में इस चीज़ को भी आप ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो वीडियो को रिवर्स करने जाकर वहाँ पर पाँचवें लेवल के 6ठे प्रश्न में इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पर। ये 11वां प्रश्न है कि यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म यानी कि OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ये इसमें 10वें व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो नोट कीजिएगा कि यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म OAG की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान से अपनी स्थिति में सुधार किया है। अक्टूबर 2019 में जो रिपोर्ट आई थी इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली 14वें स्थान पर था, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर यह 10वें स्थान पर है। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बताएं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आसियान का जो मुख्यालय है ये जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 26 अक्टूबर 2022 को कृषि और वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। और बैठक के दौरान सदस्य देशों ने आसियान यानी कि भारत साझेदारी वर्ष 2021-25 की मध्यावधि कार्य योजना के तहत गतिविधियों की समीक्षा की गई, यानी कि इसी विषय पर यहाँ पर इसमें चर्चा हुई है। आसियान की बात करें तो आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है जिसमें कि 10 सदस्य देश हैं। और अगला पॉइंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको मैंने बताया इसका मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था, आप चाहें तो विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिख सकते हैं। और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इसका एक बैनर बना के या फिर कह सकते हैं एक पोस्टर बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि जगहों पर पोस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देख के अपडेट रह सकते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम पे और साथ साथ फेसबुक पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि वहाँ पर नई नई चीज़ों से आप अपडेट होते रहें। तो बीपीएससी मेकर लिख के सर्च कीजिए फेसबुक पर और साथ साथ इंस्टाग्राम पे, और हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चाहें तो लिंक के थ्रू भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो ऑफर की जानकारी हमने आपको दिया, आप चाहें तो इसे जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।